बात करेंगे आज इंडिया की एक और स्मार्ट मूव पर। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। हमने जो बात की कि इंडिया की एक और स्मार्ट मूव पर आज हम बात करेंगे, वो कौन सी स्मार्ट मूव है, इंडिया ने वो कौन सा एक और स्टेप लिया है जिससे ये पता चलता है कि वक्त और हालात को देखते हुए कोई कंट्री कैसे आगे बढ़ता है। अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं, अगर दुनिया और कंट्रीज ये लर्न करना चाहते हैं, तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री कि उससे ये लर्न किया जाए कि जो इस वक्त क्राइसिस है दुनिया में, और दो जंगें इस वक्त चल रही हैं, एक हमास और इसराइल के बीच जो दूसरी जंग शुरू हो चुकी है, और पहली रशिया और यूक्रेन के बीच। उस दौरान हमने पहले ये देखा कि इंडिया ने रशियन ऑयल, चीप ऑयल किस तरीके से खरीदा। आप जानते हैं, उसके ऊपर हमने बात भी की और हमने कहा कि देखिए कितनी बड़ी आप क्वांटिटी में इंडिया ने कितने जबरदस्त तरीके से उस वक्त रशियन ऑयल खरीदा है कि जिस वक्त उस पर सैंक्शंस लग चुकी थी, और वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि उससे कोई ऑयल ना खरीदे जब ये जंग जो है शुरू हुई थी। उस वक्त रशिया से ऑयल उठाना ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव इसलिए थी कि देखिए तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे। आपको पता है कि यूरोप के कुछ कंट्रीज ने भी उस दौरान रशिया से चीप ऑयल लिया था। इसके बावजूद कि वेस्ट और जो यूरोप था, पूरा यूरोप और अमेरिका, वो रशिया के उसके खिलाफ थे। रशिया पर जो सैंक्शन लगाई गई थी वो वेस्ट की तरफ से ही लगी थी। तो इंडिया क्यों ना खरीदता। इंडिया ने उस वक्त से फायदा उठाया और रशियन ऑयल खरीद कर उसने ना सिर्फ अपने पास रखा, अपने इस्तेमाल के लिए उसने खरीदा, बल्कि दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया और बहुत पैसा कमाया। अपनी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से उसने स्ट्रॉन्ग किया। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि इंडिया ने इस सिचुएशन में कि जब इसराइल और हमास के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आगे हालात बहुत खराब होने वाले हैं। अभी खैर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कहाँ पर पहुंच चुकी है, कसाद बाजारी आगे होगी। हम देखेंगे कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन के साथ साथ सप्लाई चेन्स पर भी हो सकता है आगे चल के असर पड़े, और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज तक ऑयल जो है वो ना पहुंच पाए, या फूड प्रोडक्ट्स ना पहुंच पाए, क्योंकि आगे चलकर जो फूड सिक्योरिटी है उसके मसाइल भी पैदा हो सकते हैं अगर ये जंग बढ़ती है। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम एक और ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, और इंडिया ने अब ये ऑप्शन अडॉप्ट की है कि उसने वेनेजुएला से चीप ऑयल बाय करना शुरू कर दिया है। तो पहले इंडिया ने वक्त पड़ने पर रशिया से चीप ऑयल लिया, वो तो खैर उनके ताल्लुकात हमेशा के बहुत जबरदस्त, वो ले सकते थे, लेकिन अब वेनेजुएला से उसने चीप ऑयल खरीदने का फैसला किया है। और इसमें ये बात, खबर जो है वो सामने आ रही है कि इंडिया ये ऑप्शन जो है देख रहा है, वेनेजुएलियन क्रूड ऑयल, उसको अब दोबारा से रिज्यूम किया जाए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर सैंक्शंस नरम की गई हैं। तो इस वक्त से फायदा उठाते हुए, वैसे तो इंडिया पहले भी वेनेजुएलियन ऑयल खरीदता रहा है, ये पहली दफा नहीं है कि उसने ये ऑयल खरीदना शुरू किया, बल्कि इससे पहले इंडिया ने 2017 से 2019 के बीच 300,000 बैरल वेनेजुएलियन ऑयल इंपोर्ट किया था। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भी इंडिया को देखते हुए ये फैसला किया था कि वो भी रशियन ऑयल खरीदेगा, और ऐसा किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। तो हुआ कुछ यूं कि रशियन ऑयल पहुंच तो गया, लेकिन फिर उसके बाद पता ये चला कि उसमें तो बड़ा घाटा हो गया। जो फायदा हम देखना चाहते थे, जिसके लिए हमने लिया, वो हमें फायदा नहीं मिल सका। देखिए, हम तो पहले ये बात कर रहे थे कि जब तक आपके पास पूरा फुल मैकेनिज्म ना हो कि आप तक ऑयल पहुंचे, कहीं और से आप उसको साफ करवा के ना ले रहे हो, किसी और को आप उसकी अमाउंट पे ना कर रहे हो कि पता ये चले टमाटरों आलूओं की तरह वो होता हुआ था इंडिया से होता हुआ दुबई, और दुबई से होता हुआ फिर कराची, कराची से लाहौर वगैरह वगैरह, इस तरह ना हो, बल्कि आपके पास मैकेनिज्म हो जो कि ऑयल साफ करने का, आपको पता है कि पूरी एक इंडस्ट्री चाहिए होती है। बहरहाल जनाब, कहा गया कि हमारे पास सारा मैकेनिज्म है, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, पता ये चला कि ऑयल आ तो गया है, लेकिन ये तो बड़े घाटे में हो गया, ये तो कोई फायदा नहीं इसका हो रहा। तो इसीलिए मैंने कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो क्या अब भी ऐसा कुछ सोचेगा पाकिस्तान? लेकिन इसका इसलिए सोचना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि रशिया से तो फिर भी पाकिस्तान ने अपने जो रिलेशंस थे वो बनाए। अब वेनेजुएला से तो पाकिस्तान के कोई सच रिलेशंस नहीं, कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है वहां से। और फिर वही एक बात कि जब आपने पहले लिया तो उससे कितना फायदा उठाया। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो मैंने बात जहां से स्टार्ट की थी, कि आप ये देखिए कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, वही आपको आगे लेकर जाती हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में इंडिया ये बड़ी गहरी नजर है उसकी दुनिया के हालात पर, और वो ये देख रहा है कि अगर हम जो हैं
इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो कि तारीख का नाजुक मोड़ जो है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि जिसपे ये कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों के अंदर हो सकता है एक तीसरी आलमी जंग जो है स्टार्ट हो जाए। अभी खैर कौन सी जंग स्टार्ट नहीं हुई हुई, लेकिन इस सिचुएशन में कि जब हालात इतनी खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इंडिया वो मुल्क है जो सोचता है कि मैंने अपने लोगों के लिए प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होने देने, मेरी इकोनॉमी को धचका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बैकबोन है इंडिया की वो उसकी इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी पर वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो पीछे रहे। ठीक है, तो वो ये कहता है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, और उसके लिए ये नहीं है कि आप बैठ के देखें कि आगे क्या करना है, नहीं, बल्कि अगले 10 साल की जो स्ट्रेटेजीज है आपको वो बनाना पड़ती है। कोई भी जो बड़ा कंट्री होता है, देखिए याद रखिएगा कि वो ये नहीं सोचता कि जनाब मैंने नेक्स्ट ईयर क्या करना है, वो कहता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए क्या करना है। यही वजह है कि हमें जो मोदी हुकूमत है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया हो या इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना ही बनना है, मैं बनाकर दिखाऊंगा अपनी टर्म में, और वन ऑफ दी फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, उनका ये कहना हो या कुछ भी कहना हो, उससे पता ही चलता है कि जो उनकी पॉलिसीज बनती हैं वो नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए नहीं बनती, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बनती जिस तरह के पाकिस्तान में बनती हैं, बल्कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो नेक्स्ट 30 ईयर्स एटलीस्ट। और मतलब देखिए ना, 47 50 तक की वो बात करते हैं अभी भी, जब उनकी सारी पॉलिसीज, जब हम बात किया करते हैं उनकी पॉलिसीज पर, तो वो तो 2050 तक लेकर जाते हैं कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज है। आप याद रखिएगा कि अब ये स्टेप के वेनेजुएला से भी वो चीप ऑयल लेंगे, उसी तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने यूज के लिए लेंगे, अपनी खपत पूरी करने के लिए भी, और फिर उसके बाद वो इतना ज्यादा लेंगे कि इसको भी वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। वो वैसे भी पहले ही करते हैं, लेकिन अब इससे भी वो इस एक पॉइंट से फायदा उठाएंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स है कि जिस पे जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो इस ऑप्शन को देख रहे हैं कि वेनेजुएला से जो है वो लिया जाए ऑयल, तो ये कहा जा रहा है कि जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं वेनेजुएला की तरफ से, जो वेनेजुएला के ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइसेस भी ऑफर की जा रही हैं, क्योंकि वेनेजुएला भी ये जानता है कि इंडिया को वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है ये ऑयल बेच सकते हैं। तो उन्होंने कहा, वो भी जानते हैं कि अभी रशिया से इंडिया ने ऑयल लिया है, तो इससे वेनेजुएला भी फायदा उठाना चाह रहा है कि भाई आप हमसे लें, हमारे पास आए। जैसा मैंने कहा कि इंडिया की जो मार्केट है वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है, तो अब वेनेजुएला ये सोच रहा है कि हमसे भी लो। तो अब जो इंडिया ये सोच रहा है, या उनकी ये जो स्ट्रेटेजी है कि क्यों ना अब वेनेजुएला से ऑयल लिया जाए, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें वेनेजुएला के प्रोड्यूसर्स डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया को ऑयल की ऑफर कर रहे हैं। तो इस बारे में मिडल ईस्ट क्या सोचता है या क्या सोचेगा? आप कहेंगे मिडल ईस्ट का इसमें क्या ताल्लुक? जनाब ताल्लुक है, बहुत ज्यादा है। इसकी वजह ही है कि मिडल ईस्ट भी ऑयल एक्सपोर्टर है, और जब वो ये देखेगा कि इंडिया अब वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो मिडल ईस्ट के ऑयल पर फर्क पड़ेगा, और हो सकता है कि इंडिया की देखा देखी दूसरे कंट्रीज भी इससे फायदा उठाएं, और वो भी इसी उसमें चल पड़े, लाइन में लग जाएं, वो कहें कि हम भी उनसे ऑयल लेते हैं। तो मिडल ईस्ट से जो कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो फिर उसके बजाय दूसरी तरफ जाएंगे, और फिर एक इंडिया ही अगर हम इसकी बात कर लें तो वो भी मिडल ईस्ट से ऑयल लेता है। तो अब उसकी जगह पर एक जंग के दौरान, कि जब हमास इजराइल जंग चल रही है, क्राइसिस में, सिचुएशन में, जहां मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी अपनी स्टैंड लेकर खड़े हैं, तो जो मिडल ईस्ट है उसमें तो आप जानते हैं कि कहा जाता है कि एक पीस डील की बिना पर के अरब इसराइल के जो रिलेशन बन रहे थे उनको कट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है ये हमास ने जंग छेड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया और जो दूसरे कंट्रीज है उनकी तरफ से स्टैंड भी आ चुका है इसके ऊपर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जो फूड सिक्योरिटी है और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो इस तरह के क्राइसिस में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि मिडल ईस्ट को ये बात पसंद ना आए, और वो कहें कि जनाब ये जो है इंडिया ने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया को इसकी कोई फिक्र नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि इंडिया का हमेशा से जो स्टैंड रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप देखते हैं लास्ट 2 डेकेड्स में उन्होंने कहाँ पर अपनी इकोनॉमी ले आए, और वो कोई कुछ भी कहता रहे, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं होती। उनको सिर्फ अपने लोगों की, उनकी हुकूमत देखती है कि उनके मुल्क के लिए, उनकी आवाम के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, और उनकी लॉन्ग टर्म
जो पॉलिसी है उसमें वो किस तरफ जा रहे हैं और उसके लिए क्या सही है, वो वही स्टैंड लेते हैं। तो ये सिचुएशन जबकि हमारी यानी कि पाकिस्तान की इन हालात में क्या इकोनॉमी पर है नजर, क्या पाकिस्तान भी ये देख रहा है कि ये जो हालात बनने वाले हैं तो इसमें तो पहले ही जो इकोनॉमी है वो कहाँ पर ढेर हुई हुई है। तो इसके लिए कोई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें कि पहले से ही जरा अपने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लें, क्योंकि अगर ये जंग जो है ये ज्यादा फैल गई या कुछ इस तरह के हालात पेश आ गए और सप्लाई चेन्स बंद हो गई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, आगे चल के कुछ ऐसा होता है, अभी इतने बुरे हालात हो रहे हैं तो हम कैसे गुजारा करेंगे या हमारी आवाम कैसे गुजारा करेगी। तो इस वक्त ज्यादा जरूरी कि आप वहां पे तो क्रिकेट ही नहीं संभाली जा रही, क्रिकेट में टीम बाहर खेलने गई हुई है, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। दोबारा आपसे मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए।